Good morning to all the students of B.Ed first year, session 2019 to 2021. Paper C7A, PSS02, इकाई 3, शिक्षण विधि और विशिष्ट तकनीकी अनुदेशन, लेक्चर संख्या 47H। गद्य शिक्षण की विविध विधाओं और उसके विविध उद्देश्यों का वर्णन करें। इसके संदर्भ में हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया है। प्रथम दिन हमने बताया था हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन हैं, गद्य की विधाएं, पद्य की विधाएं, चंपू, इसी के साथ तीनों की परिभाषा और तीनों में अंतर भी बताया था। दूसरे दिन हमने गद्य की जो विविध विधाएं हैं उसमें से कहानी और नाटक के उद्देश्यों का वर्णन किया था। तीसरे दिन आज हम लोग कर रहे हैं बाकी जो इसकी विधाएं हैं, और आज हम लोग गद्य शिक्षण के उद्देश्य को देखते हुए गद्य शिक्षण आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। उधर हम लोगों ने कहानी शिक्षण के उद्देश्य और नाटक शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। आज हम लोगों को पढ़ना है यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, जीवनी, डायरी, उपन्यास, और इसी के साथ गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो आइए संक्षेप में हम लोग इसको जानते हैं, देखेंगे। यात्रा वृत्तांत। यात्रा में स्थान, देश, प्रदेश, व्यक्तित्व, रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादि का वर्णन होता है। हुएन सांग की भारत यात्रा, शेर शाह का मकबरा, हुंड्रू का जलप्रपात इत्यादि जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी पढ़ाई हमारे विद्यालयों में, माध्यमिक और मध्य विद्यालयों में होती है। इसमें जो है हमने बताया अभी कि यात्रा में जब हम किसी स्थान पर जाते हैं, लेखक कहीं जाता है, तो वहां के स्थान का प्राकृतिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश, देश, प्रदेश कहाँ पर है वहां के रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादि के वर्णन करता है। जैसे हुएन सांग की भारत यात्रा, हुएन सांग चीनी यात्री था और वह भारत आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में। उस समय के रीति रिवाजों का, भारतीय रीति रिवाजों का, भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है कि कैसे भारत के लोग उस समय एक आंगन में बैठ करके, भारतीय परिवार जो थे मध्याह्न भोजन एक आंगन में बैठकर करते थे। घर की पुरानी जो महिला थी वह खाना परोसने का काम करती थी, या उसके देख रेख में दूसरी कोई महिला करती थी, और बाकी सब महिलाएं मिलजुल करके रसोई बनाने का काम करती थी। वे सभी पुरुष वर्ग आंगन में बैठ करके केले के बड़े बड़े पत्तों पर भोजन करते थे। तो इसका वर्णन हुएन सांग ने किया है। तो ये सब ऐसे ही शेर शाह का मकबरा है, हुंड्रू रांची में उसके जलप्रपात इत्यादि का वर्णन इसमें आता है। आइए संस्मरण नहीं, इसमें अभी यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम वृक्ष बेनीपुरी, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन गे, यशपाल, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, इनका एक नाटक है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इत्यादि महत्वपूर्ण लेखक यात्रा वृत्तांत के हैं। आइए संस्मरण। स्मृति धातु से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, संस्मरण शब्द की, जिसका अर्थ होता है स्मरण करना, याद करना। अब याद हम सामान्य व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति का भी कर सकते हैं, किसी घटना के मार्मिक बिंदुओं का को भी हम याद करते हैं। जैसे बचपन के दिन वर्ग 7 में है, किसलय 2 में लेखक प्राथमिक विद्यालय जीवन की याद करता है। कैसे सांप्रदायिक सौहार्द की भावना उस समय
हमारे भारतीय समाज में व्याप्त थी, आज भी व्याप्त है, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है। इसके लेखक में रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल इत्यादि महत्वपूर्ण लेखक है। आइए रेखा चित्र, यह नूतन गद्य विधा है। यह जानवर व्यक्ति के किसी एक पक्ष का पाठकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण शब्दों के माध्यम से है। इसमें लेखक जो है शब्दों के माध्यम से हूबहू चित्रण करता है किसी पात्र या जानवर के शारीरिक आकृति का। सामान्य मनुष्य, पक्षी, पशु इत्यादि पात्र रहते हैं। कक्षा 8 में बाल गोविंद भगत बेनीपुरी जी की का रेखा चित्र है तथा सोना महादेवी वर्मा का वर्ग 7 में। सोना एक हिरण है और इस पाठ के प्रारंभ में ही सोना के संपूर्ण व्यक्तित्व का महादेवी वर्मा ने चित्रों के माध्यम से अंकित किया है। किस प्रकार उसकी आंखें हैं, किस प्रकार उसकी नाक है, किस प्रकार उसका रंग है, यही रेखा चित्र कहा जाता है। शब्दों के माध्यम से किसी जानवर, सामान्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, पशु, पक्षी इत्यादि का हूबहू चित्रण करना, हूबहू नक्काशी उतारना। आइए निबंध। निबंध का शाब्दिक अर्थ है बंधन रहित। इसमें निबंध का जो लेखक होता है वह बंधन रहित होकर अपने भावों को लेखनी के माध्यम से व्यक्त करता है। निबंध भी कई प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, है ना, इत्यादि। तो निबंध लिखते समय जो निबंध का लेखक होता है वह अपने भावों को लेखनी के माध्यम से हूबहू कागज पर उतारने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य है शुद्ध शुद्ध लिखने का अभ्यास डालना। निबंध का उद्देश्य है पहला, शुद्ध शुद्ध लिखने का अभ्यास डालना। दूसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति एवं पर्यवेक्षण शक्ति का विस्तार करना। तीसरा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति शक्ति की वृद्धि करना। चौथा, संचित शब्द शक्ति का सदुपयोग करवाना बच्चों से। अब पांचवा है साहित्य रचना की ओर प्रेरित करना बच्चों को। यही जो है निबंध के उद्देश्य है। अब आइए जीवनी। जीवनी में किसी महापुरुष का, किसी महापुरुष का, किसी उज्जवल व्यक्तित्व के बालक का, है ना, हम जीवनी जो है लिखते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे गुरु भक्त आरुणी कैसे वह गुरु के आदेशानुसार धान के खेत में जाता है और मेढ़ को बांधते हुए मेढ़ को भरसक मिट्टी से बांधता है, लेकिन वर्षा की तीव्र धारा के चलते, पानी के तीव्र बहाव के चलते वर्षा रुक नहीं पाती है और वह उसका मेढ़ भी बालक है, उसका द्वारा बनाया गया मेढ़ भी मरम्मत किया गया नहीं रुक पाता है, तो अपने वहां पर सो जाता है ताकि पानी का बहाव रुक जाए। इससे जो है बच्चों को गुरु भक्ति की शिक्षा मिलती है, दोस्तों, जो कि आज के युग में बहुत आवश्यक है। दूसरा है गुरु भक्त आरुणी के बाद है नचिकेता। नचिकेता राज श्रवा का पुत्र है। कैसे वह अपने पिता के थी में, उसके पिताजी जो है अपने पिता के श्राद्ध काल में बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं और वह यमराज के पास जाता है, उनसे शस्त्रार्थ करता है, उनको प्रभावित करके, खुश करके, और 3 वर मांगता है। इससे बच्चों में दृढ़ निश्चयी बनने की क्षमता विकसित होती है, इससे वे प्रेरणा लेते हैं। तो यह जीवनी में आता है। डायरी, प्रतिदिन का रिपोर्ट अपनी डायरी में उल्लिखित करना, यही डायरी कहलाता है।
उसके बाद उपन्यास। उपन्यास में एक मुख्य घटना के साथ साथ कई घटनाओं का वर्णन होता है। एक मुख्य पात्र के साथ साथ कई उसके सहायक पात्र होते हैं। उपन्यास पढ़ते समय आदमी जो है अपना भूख प्यास भी भूल जाता है, क्योंकि एक घटना से दूसरी घटना जो है लिंक्ड रहती है। तो वह पाठक जो है उपन्यास पढ़ते समय उसमें इतनी कौतूहल जिज्ञासा होती है कि वह फिर दूसरी घटना पढ़ता है, दूसरी घटना पढ़ता है। तो यही उपन्यास है। तो यही जो है मुख्य रूप से गद्य की विविध विधाएं हैं। कहानी, नाटक, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, जीवनी, डायरी, उपन्यास और भी बहुत है, लेकिन हम इतना का जिक्र किए हैं। अब आइए गद्य शिक्षण के उद्देश्य। इसमें होता है दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में गद्य शिक्षण के समान उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है। जैसे दिए गए, पहला है दिए गए अवतरण को अर्थ सहित समझने हेतु छात्रों को योग्य बनाना। जो पैसेज दिया गया है, जो टेक्स्ट दिया गया है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ करके और उसका अर्थ सहित एक नजरिया बनाना, एक समझ बनाना, उसके लायक छात्रों को तैयार करना। दूसरा है मौन पठन द्वारा। बताए थे उस दिन हम कि मौन पठन हुआ है जिसमें होठ हिलते नहीं है ना, वही मौन पठन है। तो मौन पठन द्वारा दिए गए अवतरण को समझने हेतु योग्य बनाना। तीसरा है सक्रिय और निष्क्रिय शब्दावली में वृद्धि करना। सक्रिय शब्द कहते हैं जिसको हम बार बार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और निष्क्रिय शब्द कहते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं लेकिन उनका बार बार प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हैं। अंग्रेजी में इसी को एक्टिव वोकैबुलरी आप पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम बार बार करते हैं उनको एक्टिव वोकैबुलरी, सक्रिय शब्दावली, और जिन शब्दों का प्रयोग जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं बार बार, उसको निष्क्रिय वोकैबुलरी कहते हैं। तो सक्रिय और निष्क्रिय शब्दों शब्दावली की वृद्धि करना, उन्हें पठन और लेखन हेतु योग्य बनाना चौथा है। पांचवा है पाठ में सन्निहित ज्ञान प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना। छठा उनकी कल्पना शक्ति का विकास करना। सातवां है सुयोग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनने हेतु उन्हें तैयार करना। यही सामान्य उद्देश्य है। सात और ये विशिष्ट उद्देश्य यह गद्य में दिए गए पाठ के अनुसार होता है। जैसे अगर कहानी है तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य अलग होगा, नाटक है तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य अलग होगा, सब बताए हैं हम। निबंध है तो निबंध शिक्षण का उद्देश्य अलग होगा, संस्मरण का उद्देश्य अलग होगा। तो यह विशिष्ट उद्देश्य जो है पाठ के अनुसार होता है। जैसे यदि पाठ वर्णनात्मक या कहानी है या निबंध है या जीवनी है तो उसके अनुसार विशिष्ट उद्देश्य उसका निर्धारित होता है। यही जो है गद्य शिक्षण के उद्देश्य। प्रश्न आ सकता है गद्य शिक्षण की विविध विशेषताएं, गद्य शिक्षण की विविध विधाएं कौन कौन सी हैं और गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो आप जब भी ऐसे प्रश्न मिले, अगर पूछता है कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो केवल आप गद्य के बारे में कुछ लिख करके गद्य पद में थोड़ा अंतर बता देंगे और समान उद्देश्य एक रहता है, विशिष्ट उद्देश्य बदलते रहते हैं पाठ के अनुसार। अगर पूछता है कि गद्य की विविध विधाओं के वर्णन के साथ साथ गद्य शिक्षण के उद्देश्यों का भी उल्लेख करें तो आप इस शब्द लिख देंगे। अब हम कल जो है पद्य शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।